If the radius of the first Bohr orbit of hydrogen atom is x, then the de Broglie wavelength of electron in the third orbit is, ठीक है ना। हमको दे दिया फर्स्ट बोर ऑर्बिट, r1 की वैल्यू दे दी हमको x, तो हमको क्या निकालना है, लैम्डा इन 3। तो इसके लिए क्या करो, पहले r3 निकाल लो, फिर r3 से लैम्डा निकाल लेना, ठीक है ना। तो r3 कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं आगे फॉर्मूला क्या होता है, 0.529 n स्क्वायर बाई जेड, ठीक है ना। तो r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ठीक है। तो हमने बोला r1 बाई r2, सॉरी r3 निकालना है हमने को, तो ठीक है, इजगल टू n1 अपॉन n3 का होल स्क्वायर, मतलब 1/3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x, r1 की वैल्यू x दी है हमको, r3 हो जाएगा इतना बराबर 1/9, मतलब r3 की वैल्यू आ जाएगी 9x। अगर r3 की वैल्यू 9x आ गई तो हमको लैम्डा निकालना है। हम जानते हैं 2 पाई r3 बराबर n लैम्डा 3। 2 पाई r3 की वैल्यू है 9x, r3 की वैल्यू कितनी है 9x, r3 की वैल्यू 9x अपॉन 3 बराबर लैम्डा 3, ये 1 जा ये 3 जा, लैम्डा 3 आ जाएगा 6 पाई x, 6 पाई x इज आवर लैम्डा 3। Consider the following two statement: linear momentum of a system of particle is 0, ठीक है, kinetic energy of the system of particle is 0, then देखो जरूरी ये है कि अगर काइनेटिक एनर्जी, देखो लीनियर मोमेंटम, ऐसा मोमेंटम इधर, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, चलो मोमेंटम जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है मोमेंटम, जो मोमेंटम है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर है, इसका मतलब ये है, और काइनेटिक एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। ओके, तो हमने बोला मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट मीन्स भाई अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो भी है, मोमेंटम जीरो हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। कैसे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम हो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले तो आपको कैंसिल कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है मतलब वो रेस्ट में है, मतलब वो कहाँ पे है, रेस्ट पे, और रेस्ट पे है मतलब मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो होगा, है ना। तो हमको बोल रहा है 1 implies 2 and 2 implies 1, नहीं, 1 does not implies 2 and 2 does not implies 1, गलत। 1 implies 2 but 2 does not implies 1, 1 does not implies 2 but 2 implies 1, हाँ, फोर्थ स्टेटमेंट अपना सही है। कैसे, अगर मोमेंटम जीरो है जरूरी नहीं कि काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो, लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो जरूरी ही आवश्यक ही होगा कि काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो है तो मोमेंटम जीरो ही होगा। अब व्हील रोटेटिंग एट, है ना, हमको दे दिया फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की ओमेगा, रिवॉल्यूशन पर सेकंड फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है ना, 12 रिवॉल्यूशन पर सेकंड में 12 हर्ट्ज लिख देता हूँ, ठीक है ना। इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 6 सेकंड, टाइम ले दिया 6 सेकंड में, इसको कहाँ ले दिया, लेके आ गया टेक्स्ट पे। द एवरेज एंगुलर डिसएक्सेलरेशन, अल्फा निकालना है, जरा बताइए अल्फा एवरेज, ठीक है ना। व्हेन द एवरेज एंगुलर डिसएक्सेलरेशन ओके इन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर ऑफ द व्हील ड्यूरिंग दिस मोशन, मूव कर रहा था उसको यहाँ से रेस्ट पे ले आया, ठीक है ना। तो ओमेगा जो होता है वो ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी होता है, ठीक है ना। और ओमेगा टी जो माइनस ओमेगा की जो फाइनली वो रेस्ट पे ला रहे, इनिशियली कुछ घूम रहा था, तो इजिकल टू अल्फा टी। तो अल्फा बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस ओमेगा नॉट बाई टी, और ओमेगा बराबर 2 पाई एफ नॉट बाई टी, और एफ नॉट की वैल्यू हमको दे दी है कितनी, 2 पाई एफ नॉट की वैल्यू 12 अपॉन टी दे दिया 6, ये 1 जा ये 4 जा, मीन्स माइनस 4 पाई आ रहा है, मतलब ये रिटार्डेशन है कि एक्सेलरेशन है, डी एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। A car traveling on a straight track move with a uniform velocity v1 for some time and with uniform velocity v2 for the next equal time। क्या बोला है, टाइम क्या है, इक्वल, टाइम क्या है, इक्वल। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी कंडीशन, एवरेज वेलोसिटी हमेशा डिफाइंड होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन
टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। तो देखो दो कंडीशन आती है हमारे पास, एक तो टाइम इक्वल हो गया, तो सिर्फ डिस्टेंस कवर करता है। तो अगर आपस v1 इधर वेलोसिटी इधर v2 वेलोसिटी, तो यहाँ पर अगर टाइम इक्वल है या फिर डिस्टेंस इक्वल है, टाइम इक्वल है या फिर डिस्टेंस इक्वल है, डिस्टेंस अगर इक्वल है, अगर टाइम इक्वल है तो वैल्यू आ सकती है, याद होना चाहिए वैल्यू। तो v1 प्लस v2/2 होता है एवरेज, है ना। और डिस्टेंस इक्वल है तो v एवरेज इज इक्वल टू v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। कैसे आया वो आप डिराइव भी कर सकते हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डाटा है, याद होना चाहिए। टोटल डिस्प्लेसमेंट लिख लेंगे यहाँ पे हमारे पास, ठीक है ना, ऊपर टोटल टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम इक्वल टू v1 प्लस v2/2। ओके, विच द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस, मैक्सिमम रेजिस्टेंस किसके पास होगा। तो इसका जो रेजिस्टेंस का ऑर्डर होता है वो रेजिस्टेंस का ऑर्डर ऐसा होता है, देखो रेजिस्टेंस का ऑर्डर, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट। आइडियल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, ये मिली वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर फिर मिली वोल्ट मीटर होता है इसका, फिर होता है मिली एमीटर, और सबसे कम रेजिस्टेंस होता है एमीटर का। और आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, आइडियल अगर है ना तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस होता है 0, और आइडियल वोल्ट मीटर है ना तो उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा और एमीटर का रेजिस्टेंस सबसे कम। तो हमको क्या पूछा है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का। एन एसी वोल्टेज सोर्स ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड फिक्स्ड एम्पलीट्यूड वी नॉट इज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है ना। ओके, एसी वोल्टेज सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, हमारे पास एक एसी वोल्टेज सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है, सॉरी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, वोल्टेज हो गया वी नॉट, फिक्स वोल्टेज, ठीक है ना, फिक्स एम्पलीट्यूड इतना है। इज कनेक्टेड इन सीरीज विद कैपेसिटेंस, विद कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस साथ सीरीज में रख दिया, इसको कैपेसिटेंस के साथ सीरीज में जोड़ दिया। इलेक्ट्रिक वर्ब मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है ना, एंड इंडक्टेंस 0, है ना। व्हेन ओमेगा इंक्रीज, हमने जब ओमेगा को बढ़ाया, तो कमेंट करो जरा ब्राइटनेस ऑफ बल्ब के बारे में, इस बल्ब का ब्राइटनेस कैसा होगा जरा ये बताना है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा और कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा हमारे पास रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा V बराबर आई आर एम एस इंटू जेड, और आई आर एम एस हो गया हमारे पास इंटू जेड होता है, ठीक है ना, आई आर एम एस इंटू जेड। आई आर एम एस इंटू जेड, जेड यहाँ पे Z जो होगा वो किसके बराबर होगा, XC, दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और XC की वैल्यू कितनी होती है 1/ωc। तो हमको बोला वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, सॉरी ओमेगा बढ़ा रहे हैं, तो वोल्टेज जो होगा कैपेसिटेंस के अक्रॉस उसका ड्रॉप कम हो जाएगा, मतलब इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, मतलब उसकी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। A charge fuse placed at the center of the metallic spherical shell, एक मेटेलिक स्पेरिकल शेल है, एक हमारे पास मेटेलिक स्पेरिकल शेल है, ठीक है ना, मेटेलिक स्पेरिकल शेल। इसकी सेंटर पे हमारे पास एक प्लस क्यू का चार्ज रख दिया, ओके प्लस क्यू नहीं बोला है, चार्ज रख दिया क्यू चार्ज। सेंटर ऑफ द मेटेलिक स्पेरिकल शेल विद इनर रेडियस R1, विद इनर रेडियस क्या है R1। The normal component of electric field at any point on the Gaussian surface with a radius between R1 and R2, इसके बीच में अगर एक Gaussian surface हमने ले लिया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, 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 इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस, इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसका नॉर्मल कंपोनेंट हमारे पास देखो इसके अराउंड इधर 0 है, इसका नॉर्मल कंपोनेंट कितना आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से परपेंडिकुलर होगी, नॉर्मल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस विथ रेडियस बिटवीन r1 r2 विल बी। देखो यहाँ पर अगर इंड्यूस चार्ज हुआ तो ये न्यूट्रल ही रहेगा, इंड्यूस चार्ज हुआ तो न्यूट्रल ही रहेगा, तो गॉसियन सरफेस जो होगा उसके अंदर एनक्लोज चार्ज कितना होगा 0, उसके अंदर क्या होगा एनक्लोज चार्ज 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जाएगा 0। If a satellite is moving around the earth in an orbit of radius 5r, ठीक है, ना एक ऑर्बिट से घूम रहा है सैटेलाइट, बिल्कुल कितना रेडियस दे दिया हमारे पास r बराबर 5r पे घूम रहा है। Here r is the radius of the earth, the minimum kinetic energy required to be provided to the satellite such that it escape the gravitational field of the earth। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितना प्रोवाइड करें सैटेलाइट को कि वो क्या करे, ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल जाए। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितना दें कि वो क्या करे, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितना देंगे वो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाए, ठीक है ना। देखो तो मतलब वो स्केप कर जाए, स्केप वेलोसिटी हमारे पास कितनी होती है, इट इज √2 टाइम्स ऑफ v ऑर्बिटल, और जो 5r रेडियस में घूम रहा होगा किससे घूम रहा होगा v ऑर्बिटल से, तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी ऑर्बिटल पर से आएगी वो कितनी आएगी, ½ mv0² इज इक्वल टू, अगर मैंने सपोज कुछ एनर्जी इसको दे दी, ठीक है ना, कुछ सपोज x एनर्जी दे दी, तो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी जो थी ना, अब वो स्केप वेलोसिटी पर जो एनर्जी आएगी उसके बराबर हो जाएगी, जो कि कितना हो जाएगा ½ m/v0 का होल स्क्वायर। तो जो x हो जाएगा वो कितना ½ m × 2v0 का होल स्क्वायर माइनस ½ mv0 स्क्वायर, ये ½ mv0 स्क्वायर बराबर x, तो x बराबर ½ mv0 का स्क्वायर हो जाएगा gm/r, v0 बराबर √ क्या होता है gm/r, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना, ठीक है ना। तो हमने बोला ये कितना आ जाएगा gmm, और ये r क्या है, यहाँ पे 5r है यार, यहाँ पे r जो है ना वो 5r है, ये हो जाएगा gmm/10r। जितनी एनर्जी अगर हम दे दिया तो वो क्या कर जाएगा, स्केप कर जाएगा अर्थ की फील्ड से। फ्रॉम किरचॉफ्स लॉ द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर एंड एब्जॉर्प्शन पावर ऑफ ऑल बॉडीज, एमिसिव पावर अपॉन एब्जॉर्प्टिव पावर, एमिसिव पावर अपॉन एब्जॉर्प्शन पावर, एमिसिव पावर अपॉन एब्जॉर्प्शन पावर जो है, एमिसिव पावर अपॉन एब्जॉर्प्शन पावर जो है ऑल बॉडी के लिए, ठीक है ना, एनी बॉडी ऑल बॉडी लिख लेता हूँ, वो किसके इक्वल है, किरचॉफ्स लॉ के हिसाब से। वो किसके इक्वल है, किरचॉफ्स लॉ के हिसाब से। Power of all bodies is equal to the emissive power of the black body at any temperature and at a different is equal to the emissive power of white body is equal to the emissive power of the black body at any temperature is equal to the emissive power of the black body at the same temperature. Or different temperature is equal to the emissive power of the black body at any temperature is equal to the emissive power of the black body at any temperature। इसको बाद में कर लेते हैं, लास्ट में कर लेते हैं इस क्वेश्चन को लास्ट में कर लेते हैं। जो क्वेश्चन थोड़ा सा लगे कि ना थोड़ा कंफ्यूजन, उसको लास्ट में कर लेते हैं इसको। 1 mole of an ideal monatomic gas at temperature T0 expands slowly according to the law एंड T0 पे है, उसको एक्सपांड कर रहा हूँ कैसे, P/V बराबर कांस्टेंट, ओके। द फाइनल टेम्परेचर दे दिया कितना 2 T0,
देन हीट सप्लाइड डेल्टा क्यू हम जानते हैं कितना होता है, म्यू सी वी और म्यू सी डेल्टा टी और म्यू सी डी टी। म्यू कितना दिया है 1 मोल, सी निकालना पड़ेगा। देखो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए पीवी की पावर -1 बराबर कांस्टेंट है, यहाँ पे एन की वैल्यू जो है ना, पीवी की पावर एन बराबर कांस्टेंट, तो ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो गया ना, तो एन की वैल्यू क्या होगा -1। तो यहाँ पे सी जो होता है हीट कैपेसिटी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में कितना होता है, सी प्लस आर अपॉन 1 माइनस एन, एन वैल्यू -1 है, ठीक है ना। सी भी मोनोटॉमिक बोला है क्या, बिल्कुल, तो 3/2 आर प्लस r/2 दैट इज 3r प्लस r 4r/2 दैट इज 2r हमारे पास हीट कैपेसिटी आ गया। तो हम इसको यहाँ पे डाल देते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा क्यू बराबर 1 इंटू 2r इंटू डेल्टा टी कितना है 2T0 माइनस T0 दैट इज T0, मतलब 2r T0 इज आवर हीट सप्लाइड, 2r T0 इज आवर हीट सप्लाइड। टू पार्टिकल x एंड y, दो पार्टिकल एक x और एक y है, हैविंग इक्वल चार्ज, इसका चार्ज क्यू, इसका चार्ज क्यू है, आर एक्सेलरेटेड टू द सेम पोटेंशियल, ये पोटेंशियल v, इसका पोटेंशियल v है। दे एंटर रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्क्राइब अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r1 एंड r2। द रेशियो ऑफ देयर मास, द रेशियो ऑफ द मास ऑफ x एंड y, इसका मास सपोज m1 है तो इसका मास अगर m2 है तो हमको m1/m2 की वैल्यू कितनी होगी ये बताओ। तो हम जानते हैं r बराबर mv/qb, ठीक है ना। तो हमको बोला है, और यहाँ पे वोल्टेज के टर्म में बात करना है, वोल्टेज यहाँ पे ये v वेलोसिटी होती है, यहाँ पे ये v वेलोसिटी होती है, हमको किसके बात करना है, हमको वोल्टेज सेम दिया, क्या दिया, सेम वोल्टेज और सेम पोटेंशियल। तो हमने बोला हमारे पास r क्या हो जाएगा, √2m q डेल्टा v अपॉन qb, चार्ज सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, ये सेम होगा, ये सेम होगा, तो r इज प्रोपोर्शनल टू √m, सो m इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, मतलब m1/m2 जो हो जाएगा वो r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर, r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर। ओके, a man of 50 kg is standing at one end of a boat of length 25 meter and mass 200 kg. If he start running and when he reaches the other end, he has a speed of 2 millimeter per second with respect to the boat. The final speed of the boat है ना। ऐसे क्वेश्चन लास्ट में करते हैं, ऐसे क्वेश्चन मुझसे जल्दी गलती हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन मुझसे गलती हो जाता है, इसलिए लास्ट में कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। जो क्वेश्चन लगे कि थोड़ा सा गलती हो जाता है या फिर जिसमें लगे कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसको लास्ट में करना चाहिए, आसान क्वेश्चन हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं, ठीक है ना। 50 kg girl wearing a high heel shoes balance on the single heel. The heel is circular with a diameter this. Then pressure जो होता है वो फोर्स बाय एरिया होता है। ओके, फोर्स हो जाएगा कितना हमारे पास mg बटे 50 इंटू जी 10, एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर, अगर रेडियस होता तो यहाँ पे हमारे पास डायमीटर दिया तो 500 अपॉन पाई d स्क्वायर बाई 4। ओके, ये 2000 हो गया अपॉन 3 इंटू डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओके ये हमारे पास कितना हो गया डी स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, डायमीटर 10 पावर माइनस, ऐसा ही लिखता है 10 पावर -2 का होल स्क्वायर 10 पावर -4 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 6.6 इंटू 10 पावर 20/3 लिखता हूँ, और ऊपर में ले जाता हूँ 10 पावर 6, ऊपर लेकर 10 पावर 6 आ गया, कितना आ जाएगा 6.6 इंटू 10 पावर 6 पास्कल। अभी तो सिर्फ एक हिल में खड़ी है इसीलिए ऐसा हुआ, अगर वो दोनों हिल में खड़ी होती फिर डिवाइड हो जाता ना। ओके, हॉरिजॉन्टल 6.6, ओके आसपास इसका ये हो जाएगा अपने पास। ओके, द रिलेशन बिटवीन N1 एंड N2 इज द बिहेवियर ऑफ द लाइट रे इज एज शोन इन द फिगर। देखो ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो लोग बोलते हैं कन्वर्स लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है। सिंपल सी बात मैं भी बोलूँगा कन्वर्जिंग होता है, लेकिन पहले ये बताओ किस मीडियम में कन्वर्जिंग होता है। आज से कोई बोला ना देखो ये लेंस कन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग, तो आपको ये पहले पूछना चाहिए कि किस मीडियम में, क्योंकि हमारे पास देखो मीडियम चेंज होने पे सपोज मैंने इसको पानी में डुबा दिया, तो ऐसे तेल में डुबा दिया जिसकी डिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके ज़्यादा है, सपोज इसको मैं μ2 बोलता हूँ, इसको मैं μ1 बोलता हूँ, तो अगर μ2 इज ग्रेटर देन μ1, अगर μ2 ज़्यादा है μ1 से,
अगर μ2 ज़्यादा है μ1 से तो क्या हो जाएगा, ये लाइट को क्या करने लगेगा, कन्वर्स नहीं करेगा, लाइट को डाइवर्स करेगा, लाइट को क्या करेगा, डाइवर्स करने लग जाएगा, ठीक है ना, मीडियम में उसी मीडियम में, ठीक है ना। लेकिन ओके, और ये उल्टा हो जाएगा, सी पर सी अगर यहाँ पे कॉनकेव लेंस होता है ना तो वो हमारे पास जनरली जो होता है जो बाहर का मीडियम है, ये में रखा तो कन्वर्जिंग लेंस, सॉरी जो कॉनकेव लेंस होता है वो कैसा बिहेव करता है, ऐसा डाइवर्जिंग लेंस। लेकिन जब उसको ऐसे मीडियम में मैंने डाल दिया जहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है तो डाइवर्जिंग नहीं कन्वर्जिंग बन जाएगा, कौन, कॉनकेव लेंस। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पूछा है, अगर डाइवर्जिंग है तो हमारे वाला केस है, डाइवर्जिंग है मतलब उसका μ2 n1 जो है वो n1 से ज़्यादा है, बाहर के मीडियम का जो μ है वो ज़्यादा है अंदर से। A rod of mass m and length L, a rod of mass m and length L, ठीक है ना, एक रॉड है हमारे पास, इसका मास कितना है m and length L है, ठीक है ना। ओके, as at hinged at one end A as shown in the figure, force F is applied at the distance x from A, हमारे पास ऐसा हिंज है सर, ऐसा हिंज है सर। ओके, यहाँ पे F फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे F फोर्स लगा रहे हैं x डिस्टेंस पे, कहाँ पे, x डिस्टेंस पे। अगर हम F फोर्स लगा रहे हैं तो हमको पूछा है द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास A और x में बताओ रिलेशन क्या होगा, A और x में रिलेशन बताना है हमको, A और x के बीच में ग्राफ बताना है, किसी के बीच में A वर्सेस x के बीच में हमको रिलेशन बताना है, ठीक है ना। तो टॉर्क लिखते हैं सर, फोर्स का टॉर्क कितना हो, यहाँ पे F इंटू एक्स बराबर, इंटू कर रहा हूँ तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है दोनों 90 है, इसीलिए हमने परपेंडिकुलर देख लिया, ठीक है ना, इजिकल टू टॉर्क दैट इज हमारे पास आई अल्फा, आई कितना हो जाएगा, हमारे पास हिंज पॉइंट है ना यहाँ पे, इस पॉइंट के अबाउट आई अल्फा है ना, एफ इंटू एक्स बराबर ml स्क्वायर बाई 3 है ना। ओके, एंड अल्फा पूछा है क्या है ना, एक्सेलरेशन ए बराबर क्या होता है अल्फा आर, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा ए बाई आर, या फिर आर यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बाई एल हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी है ना, ए बाई आर, आर क्या है यहाँ पे एल, ठीक है ना। तो यहाँ पे x जो है वो प्रोपोर्शनल है, x इज प्रोपोर्शनल टू a, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनेगा दोनों के बीच में, वो कैसे पास करेगा ओरिजिन से, क्योंकि y इंटरसेप्ट क्या है 0। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका ही है। ओके, अब मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय y बराबर, हमको दिया है y बराबर कितना 4e⁻x इंटू e की पावर -5t, अच्छा, वेयर y x आर लिमिटेड एंड t इन टाइम, t इज इन सेकेंड, सॉरी t इज इन सेकेंड। हमको बता चलेगी कि दिस इज रिप्रेजेंट अ प्रोग्रेसिव वेव प्रोपैगेटिंग अलोंग -x डायरेक्शन विद 5 मीटर पर सेकेंड, दिस रिप्रेजेंट अ प्रोग्रेसिव वेव प्रोपैगेटिंग अलोंग +x डायरेक्शन विद 5 मीटर पर सेकेंड, दिस डज नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोग्रेसिव वेव एंड दिस रिप्रेजेंट स्टैंडिंग वेव, ठीक है ना। तो प्रोग्रेसिव वेव के जो हमारे पास एम्पलीट्यूड का फंक्शन होता है, एम्पलीट्यूड इज अ फंक्शन ऑफ, ये होता है हमारे पास के x प्लस माइनस ओमेगा टी, अगर इस फंक्शन में है तो हमारे पास वो क्या होगा प्रोग्रेसिव वेव होगा। तो यहाँ पे ये है क्या, बिल्कुल है, कैसे 4e⁻ x -5t लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे k की वैल्यू 1 आ रही है और ओमेगा की वैल्यू -5 आ रही है, ये तो बिल्कुल ये प्रोग्रेसिव वेव है ना हमारे पास, ये प्रोग्रेसिव वेव kx और है ना kx प्लस माइनस ओमेगा टी को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है, क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। तो हमारे पास इट इज अ प्रोग्रेसिव वेव, ये प्रोग्रेसिव वेव है। और बताओ वेलोसिटी पूछे तो हम जानते हैं वी के सल इजिकल टू वेलकम, तो स्पीड जो होती है ना वेव की होती है w/k, w कितना दे दिया -5/k, k कितना दिया 1, ठीक है ना। तो देखो ओमेगा की वैल्यू 5 दिया है, हमने बोला मीटर सर को। देखो डायरेक्शन को अभी ध्यान मत देना, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, स्पीड की बात कर रहे हैं, 5 मीटर पर सेकंड। अब डायरेक्शन की बात करेंगे अभी, साइन से हम डायरेक्शन नहीं बता सकते। नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि वो पीछे जा रहा है, ऐसा ही नेगेटिव साइन का मतलब ये नहीं कि वो -x में जा रहा है। डायरेक्शन हम अलग तरीके से देखते हैं। यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड इसकी तो स्पीड हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड स्पीड हो जाएगी, ठीक है ना।
अब बात करें थोड़ा इसके डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास देखो यहाँ पे अगर दोनों प्लस प्लस है या फिर दोनों माइनस माइनस है ना, के और एक्स का कोफिशिएंट के एक्स माइनस ओमेगा टी है ना, माइनस माइनस है प्लस प्लस के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो प्लस वाला मतलब कहाँ जा रहा है, वो नेगेटिव एक्स में जा रहा है ऐसे है ना, इन दोनों केस में। और अगर हमारे पास माइनस प्लस या फिर प्लस माइनस दोनों अपोजिट हैं, तो ये कहाँ जा रहा है, फॉरवर्ड, ठीक है ना, ठीक है, प्लस एक्स में जा रहा है, ये माइनस एक्स में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि ये प्लस एक्स का माइनस है, तो यहाँ पे प्लस माइनस वाला कंडीशन है, तो यहाँ पे कहाँ जा रहा है, प्लस एक्स में डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है ये 5 मीटर पर सेकेंड से। A mass m is lowered with the help of a string by a distance h at a constant acceleration g by 2. The work done by the string is, एक मास है जो स्ट्रिंग से लटका हुआ है, और जब मैं इसको नीचे ले आया कितना हाइट से, h हाइट से, जब मैं इसको क्या ले आया, नीचे ले आया, जब मैंने क्या किया, एंड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग बाय डिस्टेंस h एट ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसको जब मैंने नीचे ले आया कितना से, g/2 से, जब मैं इसको नीचे ले आता हूँ, जब मैं क्या करता हूँ, इसको g/2 से नीचे ले आता हूँ, g/2 से जब इसको मैं नीचे ले आता हूँ, तो क्या होगा, वर्क डन बताना है आपको, वर्क डन बताना है किसके द्वारा, स्ट्रिंग के द्वारा वर्क डन, ठीक है ना। तो वर्क डन जो हो जाएगा mgh, स्ट्रिंग फोर्स ऊपर लगा रही है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, तो जो होगा नेगेटिव आएगा, और मास हो जाएगा इतना, g हो जाएगा g माइनस g/2, नीचे जाता है तो g होता है g माइनस g/2 है ना, इंटू h, दैट इज mgh/2 भी किसके साइन के साथ, नेगेटिव साइन के साथ, कि फोर्स ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे। हाँ, a 500 kg car takes a round turn of radius 50 meter with velocity of 36 km/h. मास दिया है 500 kg, रेडियस दिया है 50 मीटर, वेलोसिटी दे दिया 36 km/h। जब km/h को अगर हमको छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है, मतलब मीटर पर सेकंड में, तो छोटी ऊपर में छोटा हो जाएगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 36 इंटू 5/18, ऊपर में छोटा आएगा तो छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो 1 जा ये 2 जा, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड से क्या हो जाएगा, ये ट्रैवल कर रहा होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स F सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू mv²/r, मास दे दिया कितना है 500 इंटू v² की वैल्यू कितनी होगी, इंटू v² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 अपॉन r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, 10 मतलब 1000 न्यूटन का यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, 1000 न्यूटन का सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है यहाँ पे। The displacement time graph of a body is given, the corresponding velocity time graph बताना है हमको। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दिया है, x इधर t इधर, xt ग्राफ कैसा है, ऐसा है, हमको बताना है vt ग्राफ कैसा होगा, vt ग्राफ कैसा होगा। देखो हमारे पास वेलोसिटी जो होता है ना, xt ग्राफ का स्लोप हमको वेलोसिटी देता है, यहाँ पे स्लोप क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, स्लोप क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, स्लोप कम होता जा रहा है, मतलब वेलोसिटी कम होती जाएगी, वेलोसिटी कम होती जाएगी। देखो यहाँ पे एक ही डायरेक्शन, यहाँ पे कम हो रहा है, देखो इसके बाद क्या हो गया, वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे यहाँ तक, ठीक है ना, ऐसा ग्राफ बनेगा अपने पास। The VI graph for a wire of copper of length L and cross section area A is shown in the figure. The slope of the graph is, ठीक है ना, VI ग्राफ दे दिया, हमका स्लोप पूछ रहा है यार। देखो VI ग्राफ का स्लोप बच्चे को पता है, क्या मिलता है स्लोप इसका, V बराबर क्या होता है I इंटू R, ये हो जाएगा X में, ये हो जाएगा Y में, तो ये हमारे पास स्लोप आ जाएगा R, स्लोप क्या आ जाएगा R, रेजिस्टेंस आ जाएगा स्लोप, है ना। इज लेस इज द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड एट द हाई टेम्परेचर, नहीं हाई टेम्परेचर करूँगा तो स्लोप बढ़ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा ना, हाई टेम्परेचर में क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, है ना। ओके तो हमको पूछा है, ये कहाँ गलत, कम बोल रहा है, गलत हो गया। मोर इज द वायर इज ऑफ, है ना, मोर इफ वायर ऑफ सिल्वर हैविंग द सेम डायमेंशन इज यूज, नहीं ये हमारे पास कॉपर वायर दिया है क्या, है ना, ये कॉपर का दिया है, जो सिल्वर होता है ना वो ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होता है, किससे,
ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होता है किससे, कॉपर से, तो उसका जो होता है ना आर की वैल्यू और कम होगी, आर की वैल्यू और कम होगी सिल्वर के लिए। डबल इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल, क्योंकि हम जानते हैं आर बराबर रोले, आर बराबर रोले, आर बराबर रोले, है ना। आर किसके प्रोपोर्शनल होता है, एल के। लेंथ को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। डबल इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल, डबल इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज हाफ, नहीं 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 नहीं। A transformer having an efficiency of 90% is working on 2000 volt। हमारे पास ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी है, 90%, इज वर्किंग ऑन V बराबर 200 वोल्ट, है ना। ये हो जाएगा पावर सप्लाई, ये वोल्टेज इनपुट है सर, ये वोल्टेज इन है, और पावर इन कितना है, पावर इन कितना है 3000 वोल्ट, सॉरी वॉट। इफ द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, आई सेकेंडरी दिया है कितना 6 एम्पियर के जितना, द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल एंड द करंट इन द प्राइमरी कॉइल रेस्पेक्टिवली। वोल्टेज इन सेकेंडरी बताओ एंड प्राइमरी में करंट बताना है अपने को, ठीक है ना। देखो एफिशिएंसी पावर के एस्पेक्ट में डिफाइन होती है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट। तो पी आउटपुट कितना हो जाएगा, वी एस सेकेंडरी इंटू आई एस अपॉन वी इन कितना दिया है, एफिशिएंसी हो जाएगा 90/100, और वी इन हमको दिया, सॉरी पावर इन हमको दिया 3000। ये हो जाएगा 0, ये 0, ये 0, ये 0। हमको बोला वी एस की वैल्यू जरा बताइए, तो वी एस की वैल्यू बताऊँ क्या, तो ये 90 इंटू 30/IS कितना हो जाएगा 6, ये 2 जा, ये 30 जा, ये 1 जा, ये 15 जा, 15 3 जा 45, तो 450 आ जाएगा वी सेकेंडरी। सेकेंडरी 450 दो ऑप्शन में है, ठीक है ना। और क्या पूछा है हमसे, और क्या पूछा है हमसे, और क्या पूछा है हमसे, ओके हमको पूछा है बताओ जरा करंट क्या होगा सेकेंडरी की प्राइमरी, प्राइमरी में करंट, ठीक है ना। प्राइमरी में करंट क्या होगा, तो प्राइमरी में करंट निकालने के लिए हमने बोला पावर इनपुट लिख लो, पावर इनपुट बराबर वी इन इंटू आई इन, और वी इन हमको पता है 200, तो 3000 अपॉन 200, ये आई इनपुट या फिर आई प्राइमरी जो कि 15 एम्पियर आ रहा है, और आई प्राइमरी 15 एम्पियर आ रहा है। टू इक्वली चार्ज स्मॉल मेटल बॉल प्लेस्ड एट फिक्स्ड डिस्टेंस एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स एफ। टू इक्वली चार्ज, दो इक्वली चार्ज हमारे पास मेटल बॉल है, दो इक्वली चार्ज हमारे पास मेटल बॉल है। सपोज ये भी क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज, दोनों को इक्वल डिस्टेंस से प्लेस कर दिया है, दोनों को इक्वल डिस्टेंस से प्लेस कर दिया है। ये हमारे पास एक एफ फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं जो कि कितना होगा के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। A similar uncharged metal ball after touching one of them is placed at the middle point between the two ball। एक नया बॉल कहीं से खरीद कर आया, दुकान से एक नया बॉल खरीद के ले आया, उसको जिसके साथ टच किया, टच करने के बाद उसके साथ यहाँ रख दिया, जब इसके टच किया तो यहाँ पे चार्ज बराबर बराबर बढ़ जाएगा, Q/2 इसके पास हो जाएगा, Q/2 इसके साथ पास हो जाएगा। जब इसको बीच में रख दिया हमने, कहाँ पे रख दिया R/2 पे, जिसको रख दिया R/2 पे इसको जब रख दिया तो हमारे पास इसको मैंने क्या किया, यहाँ से उठाया और यहाँ पे रख दिया, यहाँ से उठा के कहाँ रख दिया, बीच में रख दिया। बताओ फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा, जो एफ होगा यहाँ पे अब कितना लगेगा, इसके बीच में फोर्स लगाया, बोला क्या है हमको, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस बॉल, मतलब इस बॉल पे कितना फोर्स, देखो इसके पास क्यू चार्ज है तो एक हमारे पास एक फोर्स ऐसे लगेगा, एक फोर्स ऐसे लगेगा, ज़्यादा कौन होगा के क्यू स्क्वायर वाला, ठीक है ना। हमारे पास जैसे मैं बोलता हूँ F1 वाला ज़्यादा कौन होगा वो नहीं बता सकते, तो F1 में इधर की वजह से फोर्स लगेगा कितना, के Q/2 इंटू क्यू, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर बाई 4, और F2 जो हो जाएगा उधर की तरफ के क्यू स्क्वायर। इधर की वजह से इधर की तरफ फोर्स, इधर की वजह से इधर की तरफ फोर्स,
अब इसकी वजह से देखते हैं इधर की तरफ फोर्स कितना लगेगा यहाँ पे, Q/2 दैट इज Q/4 इसका स्क्वायर इंटू R²/4। तो KQ²/R² इधर लग रहा है फोर्स, और उधर कितना लग रहा है यार हमारे पास 2KQ²/R²। तो नेट जो लगेगा इस पर फोर्स इधर लगेगा, F नेट जो लगेगा इसका फोर्स कितना लगेगा, इसको दोनों को माइनस कर दिया, F1 - F2 जो कि कितना लगेगा हमारे पास KQ²/R²। और KQ²/R² मतलब F की वैल्यू जितनी लगेगी हमारे पास, पहले की जितनी फोर्स ही लग रही है, पहले की जितने फोर्स ही लग रही है, फोर्स कितनी लग रही है, पहले की जितनी ही लग रही है, फोर्स कितनी लग रही है, पहले की जितनी ही लग रही है फोर्स अपने पास जो फोर्स है ना वो पहले के जितना ही लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है अपने पास, पहले के जितना ही फोर्स लग रहा है अपने पास, ठीक है ना, पहले के जितना ही फोर्स लग रहा है अपने पास, कितना फोर्स लग रहा है पहले के जितना, F। Weight of the body of mass m decreased by 1% when it is raised to a height h above the earth surface। जब मैं उसको h हाइट ले गया मतलब हमारे पास g डैश जो हो गया, जो हम जानते हैं g इंटू 1% बहुत कम है इसलिए h/r लिख सकता हूँ मैं, 2h/r लिख सकता हूँ, ठीक है ना। ओके, एंड वेट ऑफ द बॉडी ऑफ मास m इज डिक्रीज बाय 1% से डिक्रीज हो गया। If the body is taken to a depth h in the mine, then change in the weight is। जब डेप्थ में ले जाएंगे d/d/r, दोनों को डिवाइड करते हैं, यहाँ पे इसका चेंज आ गया, यहाँ पे इसका चेंज आ गया, चेंज ले गया इधर, ठीक है ना। तो ये जी कैंसिल हो गया, ये 1 है 2 है, डेल्टा G1/डेल्टा G2 बराबर 1 - 2h/r अपन 1 - d/r, ठीक है ना, then change in the height will be taken to the depth of h। यहाँ पे भी d की वैल्यू कितनी है, h के बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो आएगी, इसकी वैल्यू हमको कितना दिया है, इसकी वैल्यू हमको 1 दे दिया, इसकी वैल्यू हमको कितनी दे दिया 1 डेल्टा G1 की वैल्यू हमको 1 दे दिया। तो हमने बोला 1 - h/r बराबर 1 - 2h/r इंटू डेल्टा G2। इसमें प्रॉब्लम लग रहा है, चलो लास्ट में कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। सिंपल सी बात है, यहाँ पे तो पता होना चाहिए, लेकिन डाटा हमारे पास है ना, सॉल्व प्रॉब्लम है, तो हम लोग तरीका ठीक से नहीं लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो पता होना चाहिए अपने को कि यहाँ पे देखो हमारे पास जो जी है ना, वहाँ पे h हाइट जाने के बाद जो जी मिल रहा है, अगर वही जी चाहिए हमको है ना नीचे जाने के बाद, तो हमको कितना जाना पड़ेगा 2h जाना पड़ेगा। ये सिंपल सा लॉजिक होता है। तो हमको बोल रहा है कि देखो h हाइट जाने पे, ऊपर जाने पे 1% का चेंज आ रहा है, तो नीचे जाने पे कितना परसेंट का चेंज आएगा, h हाइट जाने पे 0.5% का चेंज आएगा। क्योंकि अगर हमको 1% का चेंज चाहिए नीचे जाने पे, तो हमको 2h जाना पड़ेगा, तब हमको 1% का चेंज आएगा नीचे जाने पे, तो हमको h ही लेके जा रहा है, तो हमको 0.5% का चेंज आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह सॉल्व कर सकते हैं इसको। और इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, सरफेस मैक्सिमम होता है, ऊपर जाने पे डिक्रीज, नीचे जाने पे डिक्रीज होता है। 3 rods of the same dimension have thermal conductivity is 3K, 2K and K। 3 रॉड है जिनका डायमेंशन सेम है, थर्मल कंडक्टिविटी का रेशियो क्या है, और इनका टेम्परेचर दे दिया हमको, इनका टेम्परेचर हमको दे दिया, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है इसका टेम्परेचर, 50 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर। इसका 3K दिया है, इसका 2K दिया है,
थर्मल कंडक्टिविटी इसका क्या दिया है। ओके, दे आर अरेंज है शोन इन द डायग्राम एंड टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन जे। इस जंक्शन का टेम्परेचर बताना है हमको। तो जो हीट करंट होगा सब में सेम चलेगा है ना। किरचॉफ का जंक्शन लॉ जितना आता है उतना जाता है ना। सपोज यहाँ से आई आ रहा है तो यहाँ से आई है ना, I1 अगर आ रहा है तो वहाँ से I2 प्लस I3 जो होगा ना वो I1 के बराबर ही होगा। किरचॉफ का जंक्शन जो जितना आता है उतना जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया बिल्कुल। चलो हम लोग क्या कर लेते हैं, के डेल्टा टी बाई आर को इक्वेट कर लेते हैं दोनों तरफ, ठीक है ना। तो के ए हमारे पास 3K इंटू डायमेंशन तो ए के ए डेल्टा टी हमारे पास आ जाएगा 100 माइनस टी बाई एल बराबर दोनों का सम कितना 2K ए डेल्टा टी दैट इज टी माइनस 50 प्लस के डॉट ए टी माइनस 0। तो ए एल कैंसल, ए अपॉन एल कैंसल, ए अपॉन एल कैंसल, सबका ए एल कैंसल, के और के भी कैंसल। तो 300 माइनस 3T बराबर 2T माइनस 60 प्लस T। तो हमने बोला इसको इधर ले जाएंगे तो 360 हो जाएगा ये, और इधर जाने पे कितना हो जाएगा 2T माइनस सॉरी यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे गलती कर दिया यार, मैं ठीक से नहीं लिखता ना। हमारे पास 50 है 50 और 2 इंटू 50 होता है 100, यहाँ पे 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा तो 400, ठीक है ना। इधर आने पे ये हो जाएगा 6। ओके, तो ये हो जाएगा अपने पास 3 जा, ये हो जाएगा 200 जा, टेम्परेचर हो जाएगा 200/3, टेम्परेचर आएगा 200/3। If the coefficient of performance of a refrigerator is 5, if the temperature inside the freezer is minus 20 degree Celsius, the temperature of the surrounding to which it reject heat is, ठीक है ना। हमको बोला है coefficient of performance COP दिया है एक रेफ्रिजरेटर का 5। If the temperature inside the freezer Q2 दे दिया लोअर टेम्परेचर, दैट इज कितना दे दिया माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। हमको क्या लिखना है केल्विन में, तो हमको क्या करना पड़ेगा 273 माइनस 20 बराबर 3 हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2। ओके, 253 हो जाएगा अपने पास Q2 कितना हो जाएगा 253। ठीक है ना। Q2 इतना देन हम लोग को पूछा है टेम्परेचर द सराउंडिंग टू विच इट रेजिस्टिंग द हीट, मतलब Q1 की वैल्यू जरा बताइए। तो हम जानते हैं COP जो होता है ना वो आउटपुट Q2 होता है और इनपुट क्या मिलता है Q1 माइनस Q2 हम देते हैं। ओके, तो Q1 माइनस Q2 बराबर Q2 दैट इज 253 अपॉन 5, दैट इज ये हो जाएगा 50.6 और Q1 हमको निकालना है तो Q1 आ जाएगा 50 प्लस 253 303 मतलब हमको जब 303 मतलब 273 माइनस करना पड़ेगा 303 से, कितना डिग्री सेल्सियस में हमको आंसर दिया ना, डिग्री सेल्सियस में आंसर दिया इसलिए। तो 303 माइनस 273 दैट इज 0, ये हमारे पास 10 में 7 बचेगा 30 30 डिग्री सेल्सियस मतलब 31। A proton is moving perpendicular to a uniform magnetic field of 2.5 Tesla. Uniform magnetic field दे दिया 2.5 Tesla. With kinetic energy हमको दे दिया 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Force on the proton is, force कितना होगा ये बताओ। मास दे दिया, चार्ज दे दिया है, तो हम जानते हैं फोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड में Q इंटू V क्रॉस B, और हमने बोला काइनेटिक एनर्जी दे दिया, कितना होता है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², तो V की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा QB इंटू V बराबर 2K बाई M का अंडर रूट, Q
क्यू कितना होता है, क्यू कितना होता है, चार्ज द प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू बी। क्यू बी अंडर रूट ऑफ 2 इंटू के कितना हो जाएगा 2 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट, ठीक है ना, अपन मास कितना दिया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27। The force on the proton is, चलो कैलकुलेट करते हैं इसको। 1.6 इंटू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -19, ये हमारे पास कितना आएगा। 2.5 को मैं 1.6 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2.5 को 1.6 से, 6 5 का 0 3 कैरी, 6 2 12 और ये जाएगा 15, 0 1 5 5, 1 2 2 0 0 1 कैरी 4, ये 4 आ जाएगा अपने पास। 4 × 10⁻⁻⁹ 4 × 10⁻⁹ 4 × 10⁻⁻⁹ 4 × 10⁻⁻⁹ 4 × 10⁻⁻⁹ इंटू में 2 आ जाएगा हमारे पास। ये 2 आ जाएगा बाहर, इंटू 10⁻³ इंटू अंडर रूट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 में 1.6 10⁻⁻⁹ आ जाएगा, 1.6 कैंसिल हो गया, अपन 10⁻27 10⁻⁻⁸, साफ उधर और एक इधर, ऊपर जाएंगे 10⁻8 आ जाएगा, और ऊपर जाएंगे बाद 10⁻8 अगर आ गया तो उसको जब बाहर निकालूंगा तो 10⁻4 आएगा, और 4 3 7 हो जाता है, 10⁻, है ना, तो 4 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू 10⁻, 4 3 7, ये हो जाएगा 10⁻12 -12, तो ये 10⁻12 आ रहा है, ये 10⁻12 आ रहा है फोर्स। A man can swim with a speed of 5 meter per second in still water. Velocity of man with respect to river is 5 meter per second. While the river is also flowing with a speed of 10 meter per second. If the width of the river is 10 meter, then the minimum possible drift is, ठीक है ना, थोड़ा कॉन्सेप्ट है तो उसके बाद लास्ट में करते हैं, इसको लास्ट में कर लेते हैं, ठीक है ना। The quantity when measured from different inertial frame remain the same among the following is, फोर्स तो वेक्टर है बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होता, एनर्जी चेंज नहीं हो सकता, वही रहेगा एनर्जी तो, ठीक है ना। A vertical spring of force constant 100 Newton per meter is attached with a hanging mass of 10 kg। हमारे पास एक स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग को अटैच कर दिया वॉल के साथ, ओके, इसके पास मास अटका दिया कितने का 10 kg का, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया था 100 न्यूटन पर मीटर, 100 न्यूटन पर मीटर। Now the external force is applied on the mass so that the spring is stretched by an additional of 2 meter. Spring is stretched by an addition of 2 meter. Spring is stretched by an addition of 2 meter. The work done by the external force. Work done by the external force कितना होगा, चलो इनिशियली देखो यहाँ पे अगर ये इक्विलिब्रियम पे था तो इनिशियली इसके पास भी कुछ एक्सटेंशन होगा जो कितना हो जाएगा mg बराबर के x इक्विलिब्रियम पे था, तो x नॉट की वैल्यू कितने आ जाएगी हमारे पास, एन mg बाई के, mg हो जाएगा 10 इंटू 10 बाई के हो जाएगा 100, मतलब इनिशियली वो 1 मीटर पे था, ठीक है ना। तो हमारे पास जो वर्क डन आता है वो क्या आता है, u फाइनल माइनस u इनिशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फाइनली जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हाफ के x2², है ना, माइनस इनिशियली जो होगा वो हाफ के x1², जो पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से, ये हो जाएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और हमने बोला अगर यहाँ पे रेफरेंस, इस रेफरेंस पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल, है ना, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कौन सा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी,
दोनों पोटेंशियल एनर्जी होगी। इनिशियली हमारे पास, क्योंकि हम लोग इस रेफरेंस पॉइंट से पॉइंट कर रहे हैं तो इस पॉइंट से बात कर रहे हैं, इसलिए तो इनिशियली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो हमने बोला हाफ के x2 स्क्वायर, x2 हमारे पास फाइनल कितना आ गया, 2 मीटर खींच दिया तो हमारे पास x2 जो आ गया ना फाइनल वो 3 मीटर हो गया। x1 हमारे पास 1 मीटर है, ठीक है ना। क्योंकि हमको लेंथ कहाँ से नापनी है, लेंथ कहाँ से नापनी है, नेचुरल लेंथ से हमको लेंथ नापनी है। तो हमने बोला ये हो जाएगा हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, मैंने माइनस अंदर ले लिया, माइनस mgh, तो हाफ इंटू 100, x2 9 स्क्वायर 8, सॉरी 9 स्क्वायर 9 माइनस 1, मैंने 1 स्क्वायर 1 माइनस mgh, तो जगह 8 ही हो जाएगा 800 बाई 2, 400 माइनस मास दे दिया हमको 10 जी 10 और डिस्टेंस दिया 2, 400 माइनस 200 इजिकल टू 200 जूल हमारे पास जो वर्क डन करना पड़ेगा। ओके, व्हेन अ स्प्रिंग और व्हेन अ स्ट्रिंग इज डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट, एक स्ट्रिंग था हमारे पास, एक रस्सी को 3 इक्वल पार्ट से मैंने डिवाइड कर दिया। ओके, एंड लेंथ दे दिया L1 L2 L3। ओके, एंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस 3 सेगमेंट आर V1 V2 V3 रेस्पेक्टिवली ओरिजिनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V इज, ठीक है ना। ओरिजिनल कितना होगा, तो हम जानते हैं L को क्या लिख सकता हूँ मैं, L1 प्लस L2 प्लस L3, तो हम फ्रीक्वेंसी आते हैं कितना होता है V/2L, मतलब L और N का रिलेशन कैसा है, इनवर्स है, तो वहाँ पे 1/N ओरिजिनल बराबर 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3 हो जाएगा। द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन इज, डेल्टा मिनिमम एंगल दे दिया हमको कितना 60, फॉर एन इक्विलेटरल प्रिज्म, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म दिया 60, इक्विलेटरल प्रिज्म बोला इसीलिए, इक्विलेटरल प्रिज्म देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज, म्यू पूछा है, म्यू बराबर हम जानते हैं साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2, याद रखना ये बाई 2 इधर है, साइन दोनों में साइन से आते हैं अपन साइन ए बाई 2, ठीक है ना। फॉर्मूला में यहाँ पे 2 जो है ना वो ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2, एंगल के बाद, एंगल प्लस करने के बाद 2 से डिवाइड कर देना, एंगल को प्लस करने के बाद 2 से डिवाइड कर देना, तो साइन 60 प्लस 60 120 बाई 2 60, साइन 60 अपॉन साइन 60 बाई 2 साइन 30, साइन 60 होता है √3 बाई 2 अपॉन साइन 30 होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, म्यू आ गया √3, मतलब म्यू आ गया 1.732। A door 1.6 meter wide require a minimum force of 1 Newton to be applied to the free end, है ना। एक डोर है हमारे पास, है ना, ऊपर से बना रहा हूँ एक डोर हमारे पास, चलो सब तरफ से बना लेते हैं। डोर हमारे पास कितनी विड्थ है इसकी, ठीक है ना, इसकी विड्थ हमारे पास कितनी है, ओके मैंने बोला 1.6 मीटर की जितनी है, इज रिक्वायर्ड, है ना। अ डोर ऑफ 1.6 रिक्वायर अ मिनिमम फोर्स, एफ मिनिमम कितना चाहिए अपने को, एफ मिनिमम हमको 1 न्यूटन चाहिए, एंड टू बी अप्लाइड एट द फ्री इन टू द ओपन और द क्लोज इट, टू ओपन और क्लोज इट, ठीक है ना। द मिनिमम फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड एट अ पॉइंट ऑफ 0.4 मीटर, अगर 0.4 मीटर में जाता हूँ तो कितना कम से कम फोर्स हमको चाहिए होगा। देखो घुमाने के लिए टॉर्क तो सेम लगेगा, टॉर्क क्या लगेगा, सेम लगेगा, टॉर्क तो सेम लगेगा घुमाने के लिए, टू रोटेट, तो यहाँ पे टॉर्क लग रहा है, तो टॉर्क कितना लग रहा है 1.6 इंटू 1, वहाँ भी उतना ही टॉर्क चाहिए, तो 1.6 इंटू 1 बराबर 0.4 इंटू डिस्टेंस जो तो x हो गया, है ना, डिस्टेंस ले लो x, सपोज डिस्टेंस ले लिया l, वहाँ पे लगा रहे हैं इसको, ये हो जाएगा 0.4 सॉरी f मिनिमम है, सॉरी ये f मिनिमम है यार, क्या है कम से कम फोर्स कितना लगा रहा हूँ, ये एफ मिनिमम हो गया, एफ मिनिमम उस पॉइंट पे 0.4 न्यूटन, अरे सॉरी 4 आएगा यहाँ पे, 0.4 नहीं आएगा, इसको कटाएंगे तो जब 4 आएगा, 0.4 नहीं आएगा यार, गलती कर दी, मैथमेटिकल मिस्टेक, 4 आएगा। द रेजिस्टेंस ऑफ अ जर्मेनियम जंक्शन डायोड हुज VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ इज शोन विल बी, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस होता है हमारे पास V/R, बिल्कुल, और यहाँ पे देखो
जो वोल्टेज है 2.3 है, लेकिन हमारे पास इनिशियली डेल्टा वी होता है ना, डेल्टा वी होता है हमारे पास, V बराबर आई आर नहीं होता, डेल्टा V बराबर डेल्टा ई इंटू आर होता है, ठीक है ना। डेल्टा V जो हो जाएगा वो 2.3V माइनस जो इसका ब्रेक डाउन पोटेंशियल है वो 0.3V है अपॉन करंट कितना बह रहा है 10 मिली 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर, दैट इज 2 अपॉन 10 इंटू 10 टू द पावर 3 एम्पियर, 10 टू द पावर 2 हो गया, मतलब 200 एम्पियर। 200 एम्पियर क्या 200 एम्पियर क्या है यार, ये करंट थोड़ी ना है, हमको रेजिस्टेंस निकाला 200 ओम, 200 ओम को जैसे था 0.2 किलो ओम, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.2 किलो ओम। हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इनफाइनाइट, अगर हीट कैपेसिटी कोई सब्सटेंस का इनफाइनाइट है, इट मीन्स इट इज गिवन एंड हीट इज गिवन आउट, हीट इज टेकन इन, नो चेंज इन द टेम्परेचर वेदर हीट इज टेकन आउट और गिवन इन, ठीक है ना, यही सही होगा, क्योंकि हमारे पास देखो हीट होता है डेल्टा क्यू बराबर होता है ना mc डेल्टा टी, ये हीट कैपेसिटी होता है। हीट कैपेसिटी मतलब हमारे पास 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करने में जो दिया गया हीट है ना, 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करने में टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करने में टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करना चाहते हैं, कितना हीट देंगे उसी को हीट कैपेसिटी बोलेंगे। अगर टेम्परेचर चेंज हो नहीं रहा है तो उसकी जो हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट मतलब टेम्परेचर चेंज हो ही नहीं रहा है, तो नो चेंज इन द टेम्परेचर वेदर द हीट इज टेकन आउट और गिवन इन। ओके, द रेजिस्टेंस दे दिया R बराबर V बाई आई, वेयर V बराबर 100 प्लस माइनस 5 एंड I बराबर 10 प्लस माइनस 0.2, देन मैक्सिमम परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस डेल्टा R बाई आर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हम जानते हैं V बराबर आई आर होता है, R बराबर कितना हो जाएगा V बाई आई, यहाँ पे प्लस ही होता है, तब भी यहाँ पे जो परसेंटेज एरर होता है वो प्लस ही होता है, डेल्टा V बाई V प्लस डेल्टा I बाई आई। तो हमने बोला डेल्टा V कितना दिया, हमने वो डेल्टा V कितना दिया 5 बाई 100 प्लस डेल्टा I कितना दिया है 0.2 बाई 10, तो 0.05 प्लस 0.02 दैट इज 0.07 बराबर डेल्टा R बाई आर। तो डेल्टा R बाई आर इंटू 100 कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से इधर भी, तो ये हो जाएगा 7%, दैट इज परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस इज 7%। The frequency of the light wave in a material is this and the wavelength is in the refractive index। हम म्यू बराबर जानते हैं c बाई वी एंड वेलोसिटी बराबर n लैम्डा, और हमको दिया क्या है लैम्डा और n दे दिया है। c जो होता है ना वो कितना होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा फ्रीक्वेंसी 2 इंटू 10 टू द पावर 14 इंटू लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 टू द पावर माइनस 10, ये हो जाएगा 4, ये 10 टू द पावर 4, 3 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन 2 इंटू 5000 इंटू क्या इंटू नथिंग 1 2 3, ये हो जाएगा 2, म्यू आ जाएगा हमारे पास 3। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ He प्लस आयन एट द मिनिमम एनर्जी पोजीशन इज, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिटल में हमारे पास देखो एक हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है यार, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होता है, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर। तो अगर हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी, हमारे पास अगर आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास हीलियम का है ना, हमारे पास अगर हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी कितना होता है प्लस 13.6 पहला ऑक्साइडेड स्टेट में, और सॉरी पहला स्पेरल एनर्जी स्टेट में मतलब ग्राउंड स्टेट में, तो हीलियम का कितना हो जाएगा Z स्क्वायर इंटू 13.6, तो Z स्क्वायर कितना हो जाएगा हीलियम का 2 का स्क्वायर 4 इंटू 13.6, 6 4 24 का 4 2 कैरी 4 3 12 और 2 14 का 4 1 कैरी 4 4 8 5 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा। और आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब पहला ऑर्बिटल से ही पहले है ना, मतलब ग्राउंड से ही बात करेंगे। द पल्स ऑफ अ वेव ट्रैवल along a stretch string and reach the fixed end of the string it will reflect with, ठीक है ना।
हमारे पास एक पल्स ट्रैवल कर रहा है तो कंडीशन होती है एक हमारे पास रिजिड एंड होता है और एक होता है फ्री एंड, ठीक है ना। हमारे पास क्या होता है फ्री एंड, ठीक है ना। जब रिजिड एंड होगा तो ऐसे जाएगा और कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा, उल्टा हो जाएगा फेस चेंज। कि इसको बोलेगा इधर आ, वो बोलेगा तू इधर आ, खींच लेगा रस्सी वाला जो जमीन जिस पॉइंट से होगा ना उसको खींच लेगा, तो पाई का फेस डिफरेंस आएगा, इसमें पाई का फेस डिफरेंस आएगा। लेकिन जो फ्री एंड वाला होगा ना ये हमारे पास रिजिड एंड हो गया, ये रिजिड एंड हो गया, रिजिड एंड हो गया बिल्कुल। और यहाँ पे फिक्स या फिर रिजिड एंड, ठीक है ना। और जब फ्री एंड होगा ना तो बोलेगा नहीं, तो इसको जब खींचेगा ना ऊपर आ जा, तो ठीक है भाई मैं आ जाता हूँ, बोला ऐसे आ जाएगा और यहाँ पे उसी डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। नो फेस डिफरेंस, डेल्टा फाइव बराबर 0, सेम स्पीड से जाता है, यहाँ पे सेम स्पीड, दोनों में सेम स्पीड, सेम स्पीड। ओके, अ पल्स चेंज ऑफ 180 डिग्री विद द सेम स्पीड चेंज, है ना, विद स्पीड चेंज, नो नो नो, स्पीड चेंज नहीं होता। सेम स्पेस एंड इंसिडेंट पल्स विद नो रिवर्सल ऑफ वेलोसिटी, नहीं वेलोसिटी का रिवर्सल होता है। अ फेस चेंज ऑफ 180 डिग्री विद नो चेंज इन स्पीड, सही बात है। फेस चेंज एज द इंसिडेंट पल्स बट विद वेलोसिटी रिवर्स, वेलोसिटी रिवर्स, सेम फेस नहीं होता, चेंज होता है, फेस चेंज होता है 180 डिग्री से, ठीक है ना। सेल डायमेंशन ऑफ सेलेक्ट द डायमेंशन फॉर्मूला b²/2 मिनट। देखो एनर्जी डेंसिटी जो होती है ना, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बात करें इट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। ये हो गया इलेक्ट्रिक, पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। और हमने बोला मैग्नेटिक, यहाँ पे एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर हुआ। हमने बोला मैग्नेटिक, ये तो क्या पहली बात। दूसरी बात मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, ये होता है b²/2 म्यू नॉट। तो यहाँ पर क्या है, ये एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी की यूनिट होती है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा L³ सॉरी D³ लिख देता हूँ, डिस्टेंस क्यूब। तो ये हमारे पास D से D कैंसल, D² हो जाएगा हमारे पास। तो फोर्स बाय डिस्टेंस, हम फोर्स की जो डायमेंशन होता है MLT-2 अपॉन L2, ये कैसे कैंसिल कर दो, ML-1T-2 ML-1T-2 The position and the velocity of a particle executing simple harmonic motion at t बराबर 0 are given as 3 सेंटीमीटर and 8 सेंटीमीटर। t बराबर 0 पे पोजीशन और वेलोसिटी दे दी हमको, पोजीशन और वेलोसिटी दे दी। पोजीशन मतलब x दे दिया हमको, कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, और वेलोसिटी दे दी हमको 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल ओमेगा दे दिया है 2 रेडियन पर सेकेंड, देन द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन इज, देन द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, तो ओमेगा जानते हैं हम, ठीक है ना, सॉरी एक्स का वेलोसिटी का पोजीशन के साथ रिलेशन क्या होता है, वेलोसिटी का पोजीशन के साथ रिलेशन होता है ओमेगा v बराबर ओमेगा √a² माइनस x²। कहाँ से डिराइव हुआ, वहीं से डिराइव हुआ, हमने बोला x बराबर, है ना, ओके y बराबर a sin थीटा प्लस ओमेगा t से डिराइव हुआ है ये, ठीक है ना, ओके। तो हमें पास वैल्यू दिया है 8 बराबर ओमेगा 2 दे दिया √a²। हमको निकालना है क्या, एम्पलीट्यूड निकालना है, यस। एक्स की स्क्वायर दे दिया हमको 9, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 9 बराबर a²। तो √25 बराबर a, मतलब कितना हो जाएगा 5, a बराबर कितना हो जाएगा 5। An energy source will supply a constant current into the load if its internal resistance is, ठीक है ना। एक एनर्जी सोर्स है वो हमारे पास कांस्टेंट, किसी भी सोर्स को अगर इंटरनल रेजिस्टेंस, हमारे पास एक बैटरी है, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है स्मॉल रेजिस्टेंस, ये जो है ना स्मॉल आर वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। एनर्जी सोर्स, ये हमारे पास ये एनर्जी सोर्स हो गया, एंड विल सप्लाई ए कांस्टेंट करंट टू द लोड, ये लोड हो गया हमारे पास। लोड को अगर कांस्टेंट करंट सप्लाई करना है तो क्या होना चाहिए, देखो लोड मतलब कांस्टेंट करंट सप्लाई करना मतलब आर की वैल्यू चेंज करते जा रहे लेकिन करंट सेम ही हो, लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, जो करंट होगा, करंट होता है कितना, ई बाई टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर।
और ये हमको सेम चाहिए, इसके ये रेस्पेक्ट होना चाहिए, मतलब ये वैल्यू इतनी ज़्यादा होनी चाहिए इसको हम नेगलेक्ट कर सके, तो करंट जो हो जाएगा वो अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा, इक्वल। तो आर शुड बी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द लोड नो, वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द लोड रेजिस्टेंस सही बात है, जीरो नो, नॉन जीरो बट लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ द लोड गलत बात है। A body is thrown vertically up with certain initial velocity. The potential and the kinetic energy of the body are equal at point P. ठीक है ना? If the same body is thrown with double the velocity upward, then rate up. So the ratio of potential and the kinetic energy of the body when it crosses the same point is. ठीक है ना? तो ये वाला थोड़ा लास्ट में कर लेते हैं, थोड़ा आसान क्वेश्चन को पहले बना लेते हैं, ठीक है ना? Okay. A proton of energy, sorry, a photon of energy 15 electron volt collide with hydrogen atom. ठीक है ना? ओके, हमारे पास एनर्जी फोटोन दे दिया, हमारे पास कितना दे दिया हमको, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एटम गेट आयोनाइज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। अगर वो आयोनाइज हो जा रहा है मतलब हमारे पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एब्जॉर्ब कर लेगा, हाइड्रोजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी इतनी होती है, बाकी जो रिमेनिंग बचा कितना 15 माइनस 13.6 वो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 14 हो गया। वो के 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस चीज़ में काम आएगा, ये किस चीज़ में काम आएगा, ये किस चीज़ में काम आएगा, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में काम आ जाएगा। 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस चीज़ की फॉर्म में काम आएगा, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में काम आएगा। A wire of resistance 18 ohm is divided into 3 equal parts. These parts are connected as side of the triangle. एक वायर था कितने ओम का रेजिस्टेंस है इसका, 18 ओम का। अरे यार ऐसे नहीं, एक वायर था 18 ओम का, इसको 3 पार्ट में जो काट दिया उसको क्या कर दिया, जोड़ दिया ऐसे। ओके 18 पार्ट का, तो एक पार्ट का हमारे पास 6 हो जाएगा, 6 यूनिफॉर्म डेंसिटी बोला है ना। ओके कुछ नहीं बोला तो यूनिफॉर्म आना, ठीक है। अब 3 पार्ट में काट दिया इसका 18 ओम, मतलब एक का 6 इंटू 3 इक्वल पार्ट। दिस पार्ट आर कनेक्टेड एज साइड ऑफ द ट्राइंगल। The equivalent resistance of any two corner of the triangle is equivalent resistance of any two corner। यहाँ पे तो ये 6 है, ये 6 है, ये 6, तो ये 6 12 हो गया, 12 और 6 पैरेलल में 12 इंटू 6 प्लस 12 प्लस 6 18, 1 जा 3 जा 1 जा 4 जा 4 ओम, ठीक है ना। ओके if 150 joule of energy is incident on the area 2 meter square है ना। ओके if QR is equal to 15 the coefficient of absorption is जितना and the amount of energy transmitted is, ठीक है ना। कोई भी एनर्जी जब इंसिडेंट करती है कोई भी सरफेस पे, कोई भी एनर्जी जब इंसिडेंट करती है कोई भी सरफेस, 3 चीज़ें होती है, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन। तो QR रिफ्लेक्शन, Q एब्जॉर्प्शन प्लस Q ट्रांसमिशन जो होता है ना वो 1 होता है। तो हमको बोला है Q रिफ्लेक्शन दे दिया हमको 15 प्लस ये होता है इक्वल, ठीक है ना। इसका ये हो जाएगा Q है ना, QR अपॉन Q, ठीक है ना। जो हमारे पास जो जितना इंसिडेंट आया QR अपॉन Q, ठीक है ना। इसको बोलता हूँ मैंने कोफिशिएंट ऑफ, है ना। इस दोनों को दोनों QR बाई Q इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, QA बाई Q इज कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड QT बाई Q इज कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। तो हमको QR दे दिया है 15 और हमको Q पता है कितना 150 और QA हमको दे दिया है कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, QA बाई Q दे दिया हमको कितना 0.6 प्लस QT हमको निकालना है, QT हमको क्या करना है, निकालना है। ये हो जाएगा कितना 0.1 प्लस 0.6 बराबर ओके प्लस QT बाई Q बराबर 1। तो हमारे पास QT बाई Q कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.7 दैट इज 0.3 और QT जो होता है वो कितना होता है 0.3 इंटू Q करो, 0.3 इंटू कितना है Q 150, यहाँ पे 10 लिखा है, इसको 10 हटा दो 15, 45 जूल एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है। 45 जूल एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है। ये कोई रोल नहीं यहाँ पे। चलो अब क्वेश्चन की तरफ ऊपर आते हैं, ठीक है ना।
Kirchhoff's law. From Kirchhoff's law, the ratio of emissive power and absorption power of all bodies from Kirchhoff's law, the ratio of emissive power and absorption power, ठीक है ना। Kirchhoff's law से the ratio है emissive power का, emissive power upon emissive power upon absorption power, absorption power, emissive power upon absorption power of all bodies equal to the emissive power of black body, emissive power of black body from absorption power of all bodies, है ना। emissive power upon absorption power of all bodies is equal to the emissive power of the black body at the same temperature। उसी टेम्परेचर पे ब्लैक बॉडी के पास जो एमिसिव पावर होगा वो बराबर होगा किसी भी बॉडी का एमिसिव पावर अपॉन एब्जॉर्प्शन पावर का रेशियो के बराबर, ठीक है ना। ओके, एट द सेम टेम्परेचर इज इक्वल टू, है ना, रेशियो ऑफ एमिसिव पावर अपॉन एब्जॉर्प्शन पावर इज इक्वल टू द एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी सेम टेम्परेचर। सही है, 12, ठीक है ना। हमने बोला एक हमारे पास क्या है, अ मैन ऑफ 50 kg, अ मैन ऑफ 50 kg इज स्टैंडिंग एट वन एंड ऑफ अ बोट, ठीक है। हमारे पास एक बोट है, ओके, हमारे पास एक बोट है, इसके ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है, 50 kg का आदमी है 50 kg का, ओके, जिसकी लेंथ है बोट की कितनी, चलो इस बोट को थोड़ा इधर बनाते हैं साइड में। ये हमारे पास आदमी खड़ा हुआ है 50 kg का और इस बोट की लेंथ है 25 मीटर, कितनी है, 25 मीटर बोट की लेंथ है, बोट की लेंथ 25 मीटर है, ओके। अब मास, ओके, बोट का मास कितना दिया है, 200 kg, बोट का मास कितना दिया है, 200 kg। इफ ही स्टार्ट रनिंग एंड व्हेन ही रीच द अदर एंड, जब यहाँ से दौड़ना चालू करता है और दूसरे एंड पे जब पहुँचता है, जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, किसके साथ, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू बोट, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू बोट, सॉरी यहाँ पे, अरे यार मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू बोट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। हमको बोला है द फाइनल स्पीड ऑफ द बोट, मतलब बोट की स्पीड पूछ रही है, किसके रेस्पेक्ट में, पानी के रेस्पेक्ट में पूछ रहा होगा ना, ठीक है ना। पानी के रेस्पेक्ट, चलो बोट की स्पीड लिख देते हैं v। लेट द स्पीड ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर इज v। तो देखो सर, इनिशियल मोमेंटम जीरो था, फाइनल मोमेंटम कितना होगा, ये जो नाव होगा ना, ये आदमी जब आगे जाएगा तो सेंटर ऑफ मास को वहीं रखने के नाव किधर जाएगा, पीछे, ठीक है ना। तो जो हमारे पास नाव के पास वेलोसिटी आएगी वो पीछे डायरेक्शन में आएगी, तो हमने बोला P इनिशियल इज इक्वल टू 0 और P फाइनल जो आएगा मास ऑफ द मैन प्लस, मैंने बोला एक बोटमैन सिस्टम का होगा, एक बोटमैन सिस्टम और एक मैन का, ठीक है ना। बोटमैन सिस्टम का जो हो जाएगा वो कितना जाएगा, पीछे की तरफ 50 + 200 इंटू v प्लस मैन के मोमेंटम हो जाएगा 50 इंटू आगे की तरफ v, सॉरी v कहाँ का, 2, ठीक है ना। दोनों को बराबर कर देना है, P नीचे बराबर P फाइनल है तो यहाँ पे बराबर कर देना है, ठीक है ना। ये वेलोसिटी v, इसको बोट प्लस मैन सिस्टम, ठीक है ना। तो हमने बोला इसको बराबर जब कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 250v बराबर माइनस 100, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो v बराबर कितना आ गया, 2/5, v बराबर कितना आ गया, 2/5 आ गया, v बराबर 2/5 आ गया पीछे की तरफ, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू वाटर। A man can swim with a speed of 5 meter per second in still water. Velocity of man with respect to river दे दिया है 5 meter per second. While the river is also flowing with the speed of, जो river है वो भी flow कर रही है कितनी स्पीड से, इधर की चल रही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर दे दी है कितनी से, 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना। इफ द विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ अगर रिवर कितनी है, 100 मीटर है, तो पूछा है देन मिनिमम डिप पॉसिबल डिप, सपोज मिनिमम पॉसिबल डिप जो होगा वो तब होगा जब वो इधर जाएगा, तो
तो यहाँ पे चाहते यहाँ पे तो मिनिमम पॉसिबल ड्रिफ्ट जब उधर जाएगा, सपोज थीटा एंगल इधर से जा रहा है ना। अप स्ट्रीम किसको बोलते हैं? अपोजिट। अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट है ना, अपोजिट टू द फ्लो इज कॉल्ड एज, अपोजिट टू द फ्लो इज कॉल्ड एज अप स्ट्रीम। ठीक है, थीटा दी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर एज वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है ना, तो हमारे पास ठीक है, तो हम लोग को ड्रिफ्ट लिखाना है। ड्रिफ्ट बराबर डिस्टेंस होता है। ड्रिफ्ट क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड जो होगा रिलेटिव स्पीड लिखना पड़ेगा, रिलेटिव स्पीड लिखना पड़ेगा, रिलेटिव स्पीड लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा इसका इधर वाला कंपोनेंट है ना, VRM, जिसको वैल्यू हमको कितने दिए? 5 cos थीटा। और हमारे पास नेट किधर जा रहा है? राइट में, तो हम क्या लिखना पड़ेगा इसको? 10 माइनस VRM cos थीटा, 10 माइनस VRM मतलब 5 cos थीटा। ये हो गया वेलोसिटी इंटू टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कौन सा? ये परपेंडिकुलर वाला जो इसको इधर जाने के लिए काम आ रहा है, तो ये जाएगा VRM sin थीटा मतलब 5 sin थीटा। तो हमको इसकी वेलोसिटी, ड्रिफ्ट की वेलोसिटी मिनिमम चाहिए। अगर ड्रिफ्ट की वेलोसिटी मिनिमम चाहिए तो इसकी वैल्यू मिनिमम चाहिए और इसकी वैल्यू भी मिनिमम चाहिए, तभी तो सॉरी ड्रिफ्ट की वेलोसिटी क्या चाहिए? मिनिमम। तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम चाहिए और इसकी वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, तब क्या हो जाएगा? ये हमारे पास इसकी वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू मिनिमम कब होती है? ऐसा मत सोचना कि भाई 0 कर दें और हमारे पास आंसर आ जाएगा। नहीं, 0 कर देने से आंसर नहीं आएगा। इसकी थीटा की मिनिमम वैल्यू है ना कैसे आएगी? हमने एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको। जब इसकी इक्वेशन डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। और जब थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, जब थीटा की मैक्सिमम वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास जो ड्रिफ्ट मिनिमम आएगा वो ड्रिफ्ट मिनिमम कितना आ जाएगा? 100√3 के जितना आ जाएगा। ठीक है ना, ओके। डिफ्रेंशिएट करके थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी और उस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू को जब हम कहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास हमारे पास क्या आ जाएगा? ड्रिफ्ट आ जाएगा। तो डिफ्रेंशिएशन थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे याद रखना कि कॉन्सेप्ट ये होगा। ठीक है ना, ये जाएगा 100√3। ओके, a body is thrown vertically up with certain initial velocity. The potential and the kinetic energy of the body are equal at a point P. एक पॉइंट पे इसके v वेलोसिटी से ऊपर फेंका, तो एक पॉइंट P पे हमारे पास क्या है? इफ दे हैव सेम बॉडी इज थ्रोन विद डबल द वेलोसिटी। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल एनर्जी बराबर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है ना, अगर इसी बॉडी को डबल वेलोसिटी से फेंका ऊपर की तरफ है ना, ओके, डबल वेलोसिटी टुवर्ड द रेशियो, ओके, द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी व्हेन दे क्रॉस द सेम पॉइंट। यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना हो, ये पूछा है हमसे। ठीक है ना, देखो यहाँ पे ट्रांसलेशनल एनर्जी जो होती है ना वो कितनी होती है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी है ना। तो जो हमारे पास देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बराबर है, मतलब हमारे पास जो ट्रांसलेशनल एनर्जी आएगी पहली कंडीशन में वो कितनी आ जाएगी? 2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखो यहाँ पे हाइट अगर सेम है ना, दोनों पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ना बॉडी का, वो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। दूसरे कंडीशन में भी पोटेंशियल एनर्जी जो हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको क्या खोजना पड़ता है? इनवेरिएंट, चेंज नहीं होता, वही इंपॉर्टेंट होता है। दोनों में पोटेंशियल एनर्जी जो है ना हाइट पे सेम आ जाएगा। ठीक है ना, सब चीज़ को अगर हम पोटेंशियल एनर्जी रेशियो में कन्वर्ट कर दें तो हम रेशियो निकाल सकते हैं आसानी से। तो दूसरे में जो ट्रांसलेशन एनर्जी 2 आएगी वो कितनी आ जाएगी? डबल वेलोसिटी से फेंका तो 4 टाइम्स ऑफ ट्रांसलेशन एनर्जी 1 आएगा। ठीक है ना, और हमारे पास ट्रांसलेशन एनर्जी वैल्यू कितनी है? 2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहाँ पे जब मैं डालूंगा तो ट्रांसलेशन एनर्जी 2 आएगा 4 इंटू 2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज 8 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ट्रांसलेशन एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी 8, पोटेंशियल एनर्जी कितना घट गया? पोटेंशियल एनर्जी घट गया। कितना से इतना जाने में कितना लगता है? पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है इतना, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 7 पोटेंशियल एनर्जी, मतलब हमारे पास जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 1/7 आ जाएगा। किसका? पोटेंशियल एनर्जी अपन काइनेटिक एनर्जी का। कहाँ पे? उस पॉइंट पे जब हम उसको 2b से फेंकेंगे तब।